गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो इम्यूनिटी के बारे में हमने डेफिनेशन देख लिया था कि डिपेंड किन किन चीज़ों पे करती है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स देखे थे। इम्यूनिटी को हमने डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी बोला था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसके बाद में मैंने बात की थी जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होती है, उसके अदर नेम है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड नेचुरल इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी है, जन्मजात है, मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी बता दिया था, और जो बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने बैरियर करा दिया था आपको, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में मैंने दो चीज़ें बताई थी, स्किन एंड मेम्ब्रेन। आउटर एनवायरनमेंट से और जो हमारी बॉडी का इनर एनवायरनमेंट है उसे कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, बैरियर का काम कैसे करती हैं, जो स्किन है और मेम्ब्रेन है वो। इसके बाद में बात करते हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। फर्स्ट बैरियर हमने फिजिकल बैरियर पढ़ा था जिसमें कि स्किन एंड मेम्ब्रेन पढ़े थे। अब सेकंड जो बैरियर है इन्नेट इम्यूनिटी का, वो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो सेकंड जो बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपके ऑल सीक्रेशंस आ जाएंगे, जितने भी सीक्रेशंस हैं जो बॉडी के ऑर्गन कर रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएंगे। आप बोल सकते हो कि ऑल सीक्रेशंस ऑफ बॉडी। तो जो सीक्रेशंस हैं ऑल सीक्रेशंस आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपको एसिड ऑफ द स्टोमक, फर्स्ट जो बैरियर होगा एसिड ऑफ स्टोमक का जो एसिड है वो क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बैरियर की तरह, फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह इन्नेट इम्यूनिटी में कैसे वर्क करता है। जब आप खाने को खाते हो, ईट द फूड, जब आप खाने को खाओगे तो च्युइंग करने की ज़रूरत है, चबाने की ज़रूरत है। चबाने के बाद बोलस बनता है, सैलाइवा को मिक्स करके बोलस बनता है। च्युइंग करने के बाद में बोलस बनेगा, फिर सैलो करना है, निगलना है। सैलो करने के बाद में जो इंस्फिंक्टर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और जो हमारा फूड है जो हमने ईट किया है वो स्टोमक में आ जाएगा। तो यहाँ जो बैरियर का काम कर रहा है एसिड ऑफ स्टोमक, यानी कि आपने ईट द फूड, खाना खाया, च्युइंग किया, चबाया, च्युइंग किया, चबाया, सैलाइवा च्युइंग किए हुए खाने के साथ में कंबाइंड हो जाएगी। स्वेलो किया, च्युइंग किया, स्वेलो किया, या फिर बॉलस बना। यहाँ पे आप स्वेलो से पहले बॉलस, यानी कि ऐसा लसलसा भोजन जिसको हमें निगलने में कठिनाई ना हो। किसकी सहायता से बना, सैलाइवा, यानी कि हमारी लार के कंपोजिशन में जो खाना है वो मिलके बॉलस बनाता है। बॉलस को हम स्वेलो करते हैं। स्वेलो करना है तो जो स्फिंक्टर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, ओपन स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है कि जो खाना है उसको नीचे स्टोमक के लिए जाने से रोकना या जाते टाइम खुलना। स्फिंक्टर्स मीन्स होते हैं एज ए किसी चीज़ का ढक्कन, वॉल्व। तो जो स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे उसके बाद में आपका खाना स्टोमक में पहुंच जाएगा। अब स्टोमक में पहुंच गया, हम बात कर रहे हैं एसिड ऑफ स्टोमक, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की।
तो स्टोमक में पहुंचकर जो एसिड ऑफ स्टोमक है वो कैसे बैरियर का काम करता है। जो एसिड ऑफ स्टोमक है HCl है, उसके मेनली 4 वर्क होते हैं। एक तो होता है जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट करना और सॉफ्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, यानी कि हार्डन पार्टिकल्स होते हैं किसके, फूड के, उनको सॉफ्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। दूसरा काम होता है HCl का, जो स्टोमक है उसके एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाना। HCl का काम होता है जो स्टोमक का एनवायरनमेंट है उसको एसिडिक मीडियम देना। थर्ड इसका हो जाएगा पेप्सिन, एक्टिवेट द पेप्सिन। जो HCl है पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। HCl के सहायता से, HCl की हेल्प से जो पेप्सिनोजन है पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पेप्सिन को एक्टिवेट करना। इसके बाद में आ जाएगा किल द हार्मफुल माइक्रोब्स। जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको किल करना, लाइक बैक्टीरिया, वायरस हमारी फूड के साथ में एंटर कर गए हैं स्टोमक में, उनको हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करना। ये आपका 4 टाइप्स हो गए। तो जो एसिड ऑफ स्टोमक है कैसे वर्क करता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं या हार्ड पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में या फिर सॉफ्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। तो HCl का वर्क होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वर्क होगा सॉफ्टनिंग द हार्ड पार्टिकल्स ऑफ फूड या लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड, फर्स्ट काम। सेकंड काम होगा प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक है, pH वैल्यू, तो जो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, तो HCl है वो क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू स्टोमक। जो हमारा स्टोमक है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो स्टोमक होता है, स्टोमक एंजाइम है वो वर्क करते हैं एसिडिक मीडियम में, जो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। थर्ड वर्क है इसका एक्टिवेट द पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। पेप्सिनोजन है HCl की सहायता से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। एक्टिवेट द पेप्सिन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, किल द हार्मफुल माइक्रोब्स, किल द हार्मफुल माइक्रोब्स। जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको किल करेगा HCl, लाइक एज बैक्टीरिया, वायरस, अगर आप फूड के साथ में स्वेलो कर गए हो स्टोमक में। और जो HCl है ये वर्क करेगा ऐसे फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद में, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कॉज ऑफ डिजीज है वो आपके HCl बैरियर को क्रॉस कर गया तो उसके बाद में और भी हैं सीक्रेशंस, और भी हैं, जैसे कि आपका सेकंड नंबर पे बाइल है। बाइल भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। जो अगर क्रॉस कर जाते हैं HCl बैरियर को, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉस कर जाते हैं HCl बैरियर को या एसिड ऑफ स्टोमक को, तो जो बाइल है
वो क्या करेगा, प्रोलिफरेशन को रोकेगा, या जो बाइल है वो क्या करेगा, प्रोलिफरेशन को रोकेगा। बाइल रेसिस्ट या स्टॉप प्रोलिफरेशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोलिफरेशन है उसको रोकेगा। अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं हम सेरुमन, सेरुमन मीन्स होता है ईयर बैग्स। जो सेरुमन होता है उसका मतलब होता है ईयर वैक्स, यानी कि कान का मैल या कान की गंदगी, ईयर बैग्स। सेरुमन भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का वर्क करता है। जो सेरुमन होता है जो हमारा ईयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है वहाँ से रिलीज होता है। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है उससे रिलीज होता है। ये भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट बैरियर आएगा आपका लाइसोजाइम, फोर्थ लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम है वो भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर की वर्क करेगा। जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं उनको सलाइवा के थ्रू, जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं वो लाइसोजाम, यानी कि लाइसोजाम ऐसे सब्सटेंस हैं जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस हैं जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लाइसोजाम है वो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर में की तरह वर्क करेगा। तो फिफ्थ नंबर पे आप जो फिजिकल बैरियर आएगा वो क्या हो सकता है, जो लाइसोजाइम है वो क्या है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस या केमिकल जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, सलाइवा में। मैंने अभी यहाँ बताया था ईट द फूड एंड च्विंग द फूड, बॉलस बनेगा और स्वेलो करना है। अगर बॉलस बन रहा है तो बॉलस के टाइम में ये सलाइवा में प्रेजेंट है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। तो च्विंग करने के दौरान, चबाने के दौरान जो बॉलस बनेगा तो जो लाइसोजाइम है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस हैं, वो फूड में कंबाइंड हो जाएंगे और कैसा वर्क करेंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर का वर्क करेंगे, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को। ठीक है, कब किल करेंगे, एट द टाइम ऑफ च्विंग। जो लाइसोजाइम है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस हैं जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, कब वर्क करते हैं, किल द बैक्टीरिया एट द टाइम ऑफ च्विंग। च्विंग करते टाइम, और ये क्या करेंगे, किल द बैक्टीरिया एट द टाइम ऑफ च्विंग, जो लाइसोजाइम है। अब लाइसोजाइम के बाद में फिफ्थ नंबर पे जो हम फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर बहुत सारे हैं, हमारे हेयर हैं ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है, नेल्स हैं ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। यानी कि बाहर से कोई भी पदार्थ आ रहा है, कोई भी सब्सटेंस आ रहा है जिससे बॉडी को खतरा है, डेंजर है, तो उससे हमारी सुरक्षा करना, वर्क अगेंस्ट फॉरेजन मटेरियल। तो हमारे हेयर हैं वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे हेड को हेड इंजरी होने से। यानी कि जो हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये बोन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोन है, कॉर्टेक्स है, इसको हमारे हेयर हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हो और बाइक सडनली गिर जाए या फिसल जाए तो उस टाइम अगर आपके घने बाल हैं या बाल हैं सिर में तो वो डायरेक्ट इंजरी होने से रोकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम नेज़ल हेयर्स की।
नेजल, जो नेजल हेयर्स होते हैं वो भी आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर का वर्क करते हैं। जैसे कि बाइक में कोई फिल्टर लगा हुआ होता है कार्बोरेटर के पास में, तो कार्बोरेटर का वर्क क्या होता है कि जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसको O2 के साथ मिला के इंजन के लिए भेजना, जिससे कि इंजन अपना वर्क कर सके। तो जहाँ ये नेजल हेयर्स होते हैं एक फ़िल्टर की तरह वर्क करते हैं, यानी कि जो एयर है, पॉल्यूटेड एयर है या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एयर में हैं उनको फ़िल्टर करके एयर को लंग्स के लिए सेंड करता है। जो नेजल हेयर है वर्क करते हैं एज ए फिल्टर की तरह, एज ए फिल्टर की तरह। जो नेजल हेयर हैं वो फिल्टर की तरह वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 पॉइंट पे, 6 नंबर पे यूरिन। जो आपका यूरिन है वो भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर का वर्क करता है। यूरिन कैसे करता है? आपने किसी अनहाइजीनिक कंडीशन में इंटरकोर्स किया, अनहाइजीनिक पैलेस पे आपने यूरिनेशन किया, वहाँ से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आपके यूटीआई ट्रैक्ट में इंटर कर गए, एयरमॉर्न थे या ड्रॉपलेट थे, इंटर कर गए। तो इंटर कर गए, आपको यूटीआई के चांसेस हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस हैं। अगर आप यूरिन बार बार पास आउट कर रहे हो फ्रिक्वेंटली, अगर अगेन एंड अगेन यूरिनेशन कर रहे हो, यूरिन पास आउट कर रहे हो, तो आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो वॉश आउट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? वॉश आउट होता रहेगा, बार बार धुलता रहेगा, जिसकी वजह से जो यूरिन है फिजियोलॉजिकल बैरियर का वर्क करता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। यूरिन है जो कैसी? फिजियोलॉजिकल बैरियर के रूप में इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यो यूरेथ्रा है, अगर इफ़ इन्फेक्शन अकर द फ्रिक्वेंट पासेज ऑफ यूरिन बास आउट द माइक्रोब्स। अगर यूरेथ्रा या यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो यूरिन क्या काम करता है? फ्रिक्वेंटली बास आउट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट को। तो फ्रिक्वेंटली वास आउट द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड wash the बैक्टीरिया या माइक्रोब्स। तो यूरिन भी आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है सीबम। सीबम नेक्स्ट है आपका सीबम। सीबम क्या है? एक मिल्की सीक्रेशंस हैं बॉडी के, सेबेशियस ग्लैंड, ऑयली सीक्रेशन, कभी कभी आपने गैस किया होगा जो हमारी स्किन है उसके ऊपर ऑयली सीक्रेशंस आ जाते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचर में ऐसे होते हैं कि ड्राई या मॉइस्ट, यानी कि सूखे एनवायरनमेंट में या मॉइस्ट गीले एनवायरनमेंट में, ड्राई और मॉइस्ट, अपनी ग्रोथ करते हैं, प्रोलिफरेशन करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो जो सीबम है, सीबम भी आपका क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। जो ऑयली सीक्रेशन है वो क्या करते हैं? अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी स्किन पे अटैक कर रहा है तो ऑयली सीक्रेशन करती है, जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयली सीक्रेशन करती है। किसके लिए? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाए। तो जो सीबम है वो ऑयली सीक्रेशंस ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है उसके ऑयली सीक्रेशंस हैं ऑफ स्किन। आया समझ में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। हमने पढ़ लिया फिजियोलॉजिकल बैरियर, और फिजिकल बैरियर इससे पहली क्लास में हमने देख लिया था। उसमें थे स्किन और मेम्ब्रेन, इसमें फर्दर जो ऑल सीक्रेशंस ऑफ बॉडी कोई भी हो सकता है। तो 3rd नंबर पे हम पढ़ेंगे, थर्ड जो बैरियर है इन्नेट इम्यूनिटी का वो क्या है? वो है आपका सेल्यूलर
बैरियर, यानी कि सेल्यूलर, सेल के द्वारा जो रिलीज हो रहा है या सेल में जो प्रेजेंट है वो चीज़ें बैरियर के रूप में कैसे वर्क करती हैं। तो थर्ड नंबर पे है आपका सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में भी 2 टाइप्स हैं। जो सेल्यूलर बैरियर है उसमें भी 2 टाइप्स हैं, ल्यूकोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेज। फर्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट्स, सेकंड है आपका मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो बिग, मैक्रोफेजेज। 2 चीज़ें आ जाएंगी। अब हम इन चीज़ों को पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं WBC। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स, माइक्रोफेजेज, मैं बताऊंगा माइक्रोफेजेज किसको कहते हैं। जो आपकी WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स, यहाँ आया है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट कौन कौन सी है? ल्यूकोसाइट, फैगोसाइट WBC की सेल्स हैं। तो जो WBC होती हैं वो कितने 2 टाइप्स की होती हैं। जो WBC हैं आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। ग्रेन्युलोसाइट और सेकंड नंबर पे है ग्रेनुलोसाइट्स। जो आपकी WBC हैं 2 टाइप्स की होंगी, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो आपकी होंगी 3 टाइप्स की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इशिनोफिल्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होंगी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इशिनोफिल्स। ये फर्दर आपकी 3 टाइप की हो जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बेसोफिल्स, थर्ड नंबर पे आपकी इशिनोफिल्स। अब रह गई आपकी एग्रेनुलोसाइट्स। जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो एग्रेनुलोसाइट्स हैं ये आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट लिम्फोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स तो मैंने यहाँ लिखा है लिम्फोसाइट्स एंड सेकंड वन मोनोसाइट्स। जो इनकी क्वांटिटी होती है जो वाइट ब्लड सेल्स की, वो क्या होती है 60 to 70% तो होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। 60 to 75 या 70% तो होती है आपकी, 60 to 70% तो होती हैं आपकी, 65 कर लीजिए, एक एक्यूरेट मैनर में हो जाएगा, 65 to 75% होती हैं आपकी न्यूट्रोफिल्स। जो बेसोफिल्स हैं और इशिनोफिल्स हैं वो होती हैं आपकी, इशिनोफिल्स और बेसोफिल्स होती हैं 1 to 3%। फिर रह गई आपकी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो मोनोसाइट्स होती हैं वो होती हैं आपकी 5 to 10% और लिम्फोसाइट हैं वो होंगी 20 to 25%, 20 to 25%, 5 to 10% मोनोसाइट्स। अब यहाँ बात करते हैं हम ल्यूकोसाइट और माइक्रोफेजेज की। ये आपकी WBC हो गई, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बीटा लिम्फोसाइट, B एंड T। जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हैं B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। ठीक है।
और जो आपकी मोनोसाइट्स हैं उनको हम फैगोसाइट भी बोलते हैं। मोनोसाइट्स, फैगोसाइटिक जो एक्टिविटी हैं वो कौन कौन सी करती हैं? आपकी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। तो फैगोसाइटिक कौन कौन सी हो गई आपकी? मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो मेनली फैगोसाइटिक कौन सी हुई? इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स की 65 to 70%, और मोनोसाइट हैं उनकी 5 to 10%। जो मोनोसाइट हैं मोस्ट एफिशिएंट फैगोसाइट्स हैं। जो मोनोसाइट्स हैं ये मोस्ट एफिशिएंट फैगोसाइट्स हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की। तो ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो। तो फैगोसाइटिक एक्टिविटी ल्यूकोसाइट्स कौन कौन से कर रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स में आपके ये दोनों आएंगे जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी कर रहे हैं। फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है कि जो 0.5 से माइक्रोन जो माइक्रो और जो हमारी सेल की साइज है, जो बाहर से आ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको पहचान कर, या वे सेल जो 0.5 माइक्रोन मिलीमीटर की होती हैं, उनमें फैगोसाइटिक एक्टिविटी करना, यानी कि खुद की सेल को ही नष्ट कर देना या उस सेल को नष्ट कर देना। फैगोसाइटिक एक्टिविटी को कहते हैं आपको भक्षकाणु प्रक्रिया, यानी कि भक्षण करने वाली। जो WBCs हैं वो कौन कौन सी हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। कैसी हैं? ल्यूकोसाइट या फैगोसाइटिक। अब यहाँ दोनों ल्यूकोसाइट्स में हम न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को पढ़ेंगे। ये एक बार देख लीजिए। जो WBC हैं 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईशेनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 65 to 70%। बेसोफिल्स, ईशेनोफिल्स। इधर आ जाइए, एग्रेन्युलोसाइट। ये 2 टाइप्स की होती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। अब बात करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट क्या हैं? जो को फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो इसमें हम बात करेंगे फैगोसाइटिक, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स की। जो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या कर रही हैं? फैगोसाइटिक एक्टिविटी। तो यहाँ हम बात करेंगे 2 चीज़ों के बारे में, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। जब हम न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब हम न्यूट्रोफिल्स को माइक्रोस्कोपिक विजन से देखते हैं, तो जो इनका स्ट्रक्चर है, जो ये न्यूट्रोफिल सेल्स हैं, WBC हैं, टाइप ऑफ WBC, ये न्यूट्रोफिलिक फिल्स हैं, वो हमें नेचर में कैसी मिलती हैं? जो न्यूट्रोफिल्स हैं इनको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, देखे जाए तो इनका जो सेल्यूलर है या न्यूक्लियर है वो हमें लोब्स में दिखेगा। जो इनका सेल्यूलर है वो कैसा दिखेगा हमें? लोब्स में, डिफरेंट लोब्स में, यानी कि एक से अधिक डिफरेंट लोब्स में।
यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं उन्हें माइक्रोस्कोप में विजन करें या देखें तो उनका सेल्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो लोब्स में, डिफरेंट लोब्स में दिखेगा, यानी कि एक से अधिक। तो एक चीज़ देखिए आप, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। अब जो इनका न्यूक्लियर है, सेल्यूलर न्यूक्लियर है, वो आपको एक से अधिक लोब्स में दिखेगा, यानी कि एक लोब में नहीं दिखेगा। तो पॉली एक से अधिक ज़्यादा हैं लोब्स, ये न्यूक्लियर हो गया। कैसा दिखेगा? डिफरेंट लोब्स में, यानी कि एक से अधिक लोब्स दिखाई देंगे। तो मैं इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोल सकता हूँ, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल बोल सकता हूँ, या ल्यूकोसाइट्स बोल सकता हूँ। यानी पॉली मीन्स एक से अधिक, पॉली यानी एक से अधिक, मॉर्फो यानी कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है एक से अधिक या डिफरेंट लोब्स में है, अलग अलग लोब्स में है। पॉलीमॉर्फो यानी कि एक से अधिक लोब्स हैं, उनकी जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल की जगह मैं इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकता हूँ, न्यूट्रोफिल्स भी बोल सकता हूँ और WBC भी बोल सकता हूँ। तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल, तो PMNC पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, या ल्यूकोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। अब हम जब मोनोसाइट्स को माइक्रोस्कोपिक विजन से देखते हैं या माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखते हैं, मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस देखते हैं, मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस दिखने में कैसी हैं? अलग अलग हैं, लोब्स डिफरेंट्स हैं। तो पॉली मीन्स एक से अधिक, मॉर्फो यानी कि जो उनका अपीयरेंस है एक से अधिक टाइप का है, न्यूक्लियर का, एंड सेल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, PMNC। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स के लिए। जो मोनोसाइट्स होती है उसको जब माइक्रोस्कोपिक विजन में देखते हैं या अपीयरेंस देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो जो मोनोसाइट्स है उसका न्यूक्लियर है या सेल्यूलर विजन है, या न्यूक्लियर या सेल्यूलर विजन है, वो लार्ज दिखेगा, लार्ज बड़ा लार्ज दिखेगा। और कैसा दिखेगा? हॉर्स शू शेप साइज, यानी कि जो आपका मोनोसाइट्स हैं उसका न्यूक्लियर है वो लार्ज दिखेगा, यानी कि बड़ा लार्ज दिखेगा। और कैसा होगा? हॉर्स शू शेप। जब मोनोसाइट्स को माइक्रोस्कोप में विजन करते हैं या अपीयरेंस देखते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो जो मोनोसाइट्स है उसका न्यूक्लियर लार्ज दिखेगा, बड़ा। और कैसा दिखेगा? हॉर्स शू शेप, लार्ज एंड हॉर्स शू शेप, लार्ज एंड हॉर्स शू शेप। लार्ज मीन्स बड़ा। अब मैं बात करूंगा मैक्रोफेजेज की। अब मोनोसाइट का जो मैक्रोफेजेज है नाम जाएगा, जो मोनोसाइट्स हैं उनको मैक्रोफेजेज बोलेंगे। तो जो मोनोसाइट्स हैं उनका कैसा है न्यूक्लियर? लार्ज, हॉर्स शू शेप। तो लार्ज को मैं मैक्रो, बड़ा। तो मोनोसाइट्स को हम दूसरा अदर नेम क्या दे सकते हैं? मोनोसाइट्स को हम दूसरा अदर नेम क्या दे सकते हैं? इसका न्यूक्लियर कैसा है? बड़ा है, हॉर्स शू शेप है, तो इसको दूसरा नाम मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा। तो मैक्रो लार्ज है। क्या लार्ज है? क्या लार्ज है? मोनोसाइट का न्यूक्लियर। तो इसको मैं मोनोसाइट को मोनोसाइटिक सेल बोल सकता हूँ। माइक्रोफैगोसाइटिक मोनोसाइटिक सेल,
मैक्रो मीन्स बड़ा, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक करने वाली सेल कौन कौन सी हैं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ फैगोसाइटिक लगाया तो हमें मोनोसाइट लिखना होगा, क्योंकि जो फैगोसाइटिक हैं वो दो हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। तो मैक्रो फैगोसाइटिक, मोनोसाइटिक सेल, मैं इसको बोल सकता हूँ MPMC, मैक्रो फैगोसाइटिक मोनोसाइटिक सेल। मैंने इसको बोला था PMNC, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल, किसको, न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स को क्या बोला था, पॉलीमॉर्फोलॉजी मॉर्फो न्यूक्लियर सेल। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैक्रो फैगोसाइटिक मोनोसाइटिक सेल, यानी कि MPMC, यानी कि मैक्रो फैगोसाइटिक मोनोसाइटिक सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ सेलुलर बैरियर, मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज, मैंने इसको मैक्रोफेजेज, इसका जो न्यूक्लियर है वो बड़ा है, लार्ज है। कैसा है, लार्ज है, न्यूक्लियर, सेलुलर शेप इसका बड़ा है। तो मैंने इसको बोला था मैक्रोफैगोसाइटिक सेल, मोनोसाइटिक सेल। तो मैक्रोफेजेज क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स। इस वजह से मैंने ये पहले नहीं बताया था, इसकी वजह से कि माइक्रोफैगोसाइटिक सेल कब कहेंगे, जो आपका ल्यूकोसाइट्स है, मोनोसाइट है उसको। तो अब हम बात करते हैं मैक्रोफेजेज की। ये आपने देख ही लिया है, मैक्रोफेजेज मीन्स जिसका जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सपीरियंस है या न्यूक्लियस है कैसा है, लार्ज है। माइक्रोफैगोसाइटिक, माइक्रोफेजेज, PMNC, न्यूट्रोफिल्स, PMNC, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। मैंने यहाँ लिखा था MPMC, मैक्रोफैगोसाइटिक मोनोसाइटिक सेल। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रोफेज की। मैक्रोफेज में क्या आएगा, जिसका जो मॉर्फोलॉजी है या फिर जिसका न्यूक्लियस है, मॉर्फोलॉजी में कैसा है, मैक्रो बड़ा है। किसका है, ल्यूकोसाइट का, मोनोसाइट का। तो जो मोनोसाइट्स हैं वो मैक्रोफेजेज का वर्क करती हैं सेलुलर बैरियर में। मैक्रोफेजेज हैं जो सेलुलर बैरियर का वर्क करती हैं इम्यूनिटी में। तो ये कौन कौन सी हैं, मैं अभी राइट डाउन कर रहा हूँ, आप बताना ये क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट हो गई आपकी हिस्टोसाइट्स, सेकंड हो गई आपकी कुप्फर सेल्स, थर्ड वन आपकी हो जाएगी माइक्रोग्लियल सेल, फोर्थ में आपको हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। ये सारी सेल हैं, हिस्टोसाइट्स, कुप्फर सेल, माइक्रोग्लियल सेल, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट बोन की दो सेल्स होती हैं, फॉर्मिंग और डेस्ट्रॉयड सेल्स। फोर्थ वन, नेक्स्ट वन, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, जो आपकी हिस्टोसाइट्स होती हैं, हिस्टोलॉजी यानी कि किसी भी टिश्यू की स्टडी करना। तो ये कैसी सेल हैं, सेल ऑफ टिश्यू। कैसी होंगी, मैक्रोफेजेज। नेचर में कैसी होंगी, मैक्रोफेजेज। जिनका न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, मैक्रो, लार्ज, बड़ा। हिस्टोसाइट्स, इन टिश्यू में जो मैक्रोफेजेज होते हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं। हिस्टोसाइट्स जो सेल हैं ये किस में होती हैं, इन टिश्यू। दूसरा है कुप्फर सेल, ये आपने पढ़ा होगा। कुप्फर सेल्स हैं
जो लीवर में फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं। जो कुफर सेल हैं किस में होती हैं? इन लीवर। क्या करती हैं? फैगोसाइटिक एक्टिविटी। क्यों करती हैं? क्योंकि इनका मैक्रोफेजेज लिखा है, ये मैक्रोफेजेज सेल हैं, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं, मोनोसाइट से बनी हुई हैं, और जो इनका न्यूक्लियर है वो कैसा है? लार्ज है। फिर नेक्स्ट बात की है माइक्रोग्लियल सेल। ग्लियल सेल, ग्लियल सेल ये होता है आपका नर्वस सिस्टम में। ग्लियल सेल तो ये आपकी नर्वस टिश्यू हो गए। ये सेल कहाँ पा जाएंगी? नर्वस टिश्यू में। कैसे वर्क करेंगी? कैसी सेल हैं? माइक्रोफेजेस वर्क करेंगी। कैसी सेल हैं? फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक मोनोसाइट सेल हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्ड्रोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ये होती हैं आपकी बोन फॉर्मिंग, बोन सेल्स, यानी कि हड्डियों की सेल्स। बोन टिश्यू सेल्स। कॉन्ड्रियोक्लास्ट ये होती हैं आपकी कार्टिलेज, कार्टिलेज सेल इन कार्टिलेज। ये कैसे वर्क करती है? मैक्रोफेजेज हैं, ये सेल हैं जिनका मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस है वो लार्ज है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं। हिस्टोसाइट्स टिश्यू में होती हैं, कुफर सेल्स लीवर में होती हैं, ये भी फैगोसाइटिक रिएक्शन करती हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स ये नर्वस टिश्यू में होती हैं। नर्वस सिस्टम में 2 सेल्स पाई जाएंगी, नर्वस टिश्यू में 2 सेल्स पाई जाएंगी। ये सेकंड टाइप ऑफ सेल्स है ग्लियल सेल्स। ये कैंसर का कारण भी होती हैं। गिलियोमा, गिलियोमा अगर नर्वस सिस्टम में कोई भी कैंसर हो रहा है तो ग्लियल सेल्स के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये सेल्स होती हैं जो डीजेनरेशन का एक्शन रखती हैं या डीजेनरेशन के नेचर में होती हैं। फिर है ऑस्टियोक्लास्ट, ये सेल है बोन की, और कॉन्ड्रियोक्लास्ट ये सेल है कार्टिलेज की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जो सेलुलर बैरियर का थर्ड पॉइंट है। 2 पॉइंट ये हो गए, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में मैंने बताया था कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों होंगे, क्योंकि ये फैगोसाइटिक रिएक्शन करते हैं या फैगोसाइटिक नेचर में हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? वे मोनोसाइट जिनके जो अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है वो मैक्रो है, बड़ी है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। थर्ड पॉइंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर का जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका नेचुरल किलर सेल। क्या है? नेचुरल किलर सेल। थर्ड पॉइंट है आपका नेचुरल किलर सेल। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।